शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, यह जानकर हम गौरवान्वित होते हैं। न्यूटन के सापेक्षता का सिद्धांत हो या ग्रेविटी की थ्योरी हो, ये सब सबसे पहले हमारे प्राचीन भारत में ही पता लगा ली गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वह प्राचीन गुप्त काल के शासकों का था। गुप्त शासक क्षुद्र अर्थात निम्न वर्ण से संबंधित होने के कारण अपनी जाति का उल्लेख अपने अभिलेखों में नहीं किया। गुप्त शासक क्षुद्र थे, ब्राह्मण थे या अन्य वर्ण से संबंधित थे, इस विषय पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्षुद्र था या ब्राह्मण था, आइए जानते हैं। गुप्त नरेशों के अभिलेखीय, मौद्रिक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के गुप्तों की उत्पत्ति के प्रश्न पर मौन होने के कारण इस प्रश्न का कोई ऐसा उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है जिस पर विद्वानों का मत एक हो। भिन्न भिन्न विद्वानों ने गुप्तों की उत्पत्ति के संदर्भ में भिन्न भिन्न अवधारणाएं प्रदान की है। काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्तों की जाति शूद्र स्वीकारा है। देखते हैं कि आगे क्या है। LNB गोखले एवं काशी प्रसाद जायसवाल आदि विद्वानों ने गुप्तों को शूद्र जाति से संबंधित किया है। जायसवाल महोदय ने कौमुदी महोत्सव नामक एक नाटक ग्रंथ का सहारा लेकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि गुप्त शासक निम्न वर्ण से संबंधित होने के कारण अपनी जाति का उल्लेख अपने अभिलेखों में नहीं किया। कौमुदी महोत्सव नाटक की कथा का सारांश इस प्रकार है, जैसे कि सुंदर वर्मा नामक एक क्षत्रिय राजा मगध पर शासन करता था। स्वयं का कोई पुत्र न होने के कारण उसने एक व्यक्ति को गोद लिया जिसका नाम चंडसेन था। चंडसेन को राजाओं में कारस्कर कहा गया है। कुछ समय बाद सुंदर वर्मा को पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम कल्याण वर्मा था। कल्याण वर्मा के जन्म से निराश चंडसेन ने लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित किया तथा युद्ध में सुंदर वर्मा की हत्या कर स्वयं मगध नरेश के पद पर बैठ गया। इस घटनाओं से कल्याण वर्मा के जीवन को लेकर चिंतित एवं भयभीत मंत्रियों ने कल्याण वर्मा को पंपासर नामक स्थान पर भिजवा दिया। इसके पश्चात उन्होंने चंडसेन के विरुद्ध विद्रोह भड़काया। उठे विद्रोह को शांत करने के प्रयास में चंडसेन मारा गया तथा कल्याण वर्मा मगध की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जायसवाल महोदय ने चंडसेन की समता लिच्छवियों के संबंध के आधार पर गुप्त शासक चंद्रगुप्त से स्थापित की है। चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध था तथा कौमुदी महोत्सव चंडसेन के भी लिच्छवियों के साथ संबंध की पुष्टि करता है। कौमुदी महोत्सव में चंडसेन को कारस्कर तथा लिच्छवियों को म्लेच्छ कहा गया है। इस आधार पर जायसवाल महोदय चंडसेन अर्थात चंद्रगुप्त को शूद्र वर्ण से संबंधित करते हैं। जायसवाल महोदय चंद्रगोमीन के व्याकरण की एक पंक्ति के द्वारा भी गुप्तों को निम्न वर्ण से संबंधित करने हेतु साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भजय जटो हुणान लिखा प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है जट लोगों ने हुणों को जीता था। इस विषय का संकेत स्कंदगुप्त के हुण विजय की ओर है। इस ग्रंथ में गुप्तों के लिए जट अथवा जाट शब्द का प्रयोग मिलता है। इससे यह संभावना है कि वह आधुनिक कक्कड़ जाट के पूर्वज रहे होंगे। इसके अलावा पुनः ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्ता ने स्वयं को धारण गोत्र का बताया है। उसका पति रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण था, अतः यह गोत्र उसके पिता का था, जिसका समीकरण जायसवाल महोदय ने जाटों के धरणी शाखा से स्थापित किया है। यह भी निम्न वर्ण के थे। मत्स्य पुराण में उल्लेखित ततः प्रभृति राजानो भविष्यन्ति शूद्र योनः अर्थात महानंदी के पश्चात शूद्र योनि के शासक पृथ्वी पर शासन करेंगे भी गुप्तों के निम्न वर्ण से संबंधित होने की ओर संकेत करता है। परंतु काशी प्रसाद जायसवाल के तर्कों की समीक्षा करने पर उनके तर्क निर्बल प्रतीत होते हैं। कौमुदी महोत्सव नाटक की कथा को आधार माना जाए तो चंडसेन की उसके बंधु बांधवों समेत हत्या कर दी गई थी, जिससे उसका वंश समाप्त हो गया था। परंतु चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी तथा उसका वंश शताब्दियों तक चला। ऐसी स्थिति में चंडसेन एवं चंद्रगुप्त प्रथम निश्चित ही एक दूसरे से पृथक थे। क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौमुदी महोत्सव का गुप्त काल के पश्चात की रचना बताया है। लिच्छवियों को मलच्छ स्वीकारने के स्पष्ट प्रमाण नहीं है। दीर्घ निकाय आदि साक्ष्य लिच्छवियों के क्षत्रिय होने की ओर संकेत करते हैं। जहाँ तक चंद्रगोमिनी के चांद्र व्याकरण का प्रश्न है, संभव है इसकी मूल पांडुलिपि में अजय गुप्तों का हुणान रहा हो। विद्वान इन्हें वैश्य की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ विद्वानों ने गुप्तों को वैश्य वर्ण से संबंधित किया है, जिनमें LNS के आयंगर, सदाशिव अल्तेकर, रोमिला थापर, रामशरण प्रभा आदि हैं।
अल्तेकर महोदय ने अपने मत की सिद्धि के लिए विष्णु पुराण में उल्लेखित एक श्लोक का संदर्भ लिया है, जिसमें कहा गया है, ब्राह्मण अपने नामांत में शर्मा शब्द, क्षत्रिय वर्मा शब्द, वैश्य गुप्ता शब्द और शूद्र दास शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रस्तुत श्लोक के आधार पर अल्तेकर महोदय गुप्त शासकों के नामांतरण में प्रयोग शब्द गुप्त के वैश्य वर्ण से संबंधित करते हैं। उनके अनुसार गुप्त युग में वर्ण व्यवस्था शिथिल पड़ गई थी, जिसका प्रभाव व्यवसाय चयन में नहीं रह गया था। कदम एवं वाटाकट वंश के लोग ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का कार्य कर रहे थे। गुप्तों का सामंत मात्र विष्णु ब्राह्मण धर्म का था। स्कंदगुप्त के काल के इंदौर ताम्रपत्र में क्षत्रिय वर्ण के अच्चल वर्मा एवं भ्रुकुंड सिंह को इंद्रपुर वणिभ्याम अर्थात इंद्रपुर का बनिया कहा गया है। गुप्त युगीन रचना मृच्छकटिकम में चारुदत्त नामक ब्राह्मण को सार्थवाह कहा गया है। ऐसे में यदि वैश्य कलोत्पन्न व्यक्ति शासन करता है तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन मतों के आधार पर गुप्तों को वैश्य वर्ण का नहीं स्वीकारा जा सकता, क्योंकि गुप्त वंश के दूसरे शासक घटोत्कच का नाम गुप्त शब्द के साथ नहीं हुआ है। क्षत्रिय होने पर भी कुछ इतिहासकार अपने मत व्यक्त करते हैं, जिनमें सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेशचंद्र मजूमदार और अन्य विद्वान शामिल है। इनके अनुसार जावा से प्राप्त तंत्रिका मंदक नामक ग्रंथ में ऐश्वर्यपाल नामक राजा स्वयं को इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय तथा समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। इस आधार पर गुप्त जन सूर्यवंशी क्षत्रिय वर्ण से संबंधित रहे होंगे। गुप्तों को क्षत्रिय मानने के पक्ष में विद्वजतन पंचोब एवं सिरपुर के लेख को प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। पंचोब से प्राप्त लेख में गुप्त वंश का उल्लेख है, जो पांडव अर्जुन के वंशज है, तथा सिरपुर के लेख में चंद्रगुप्त नामक चंद्रवंशी क्षत्रिय का उल्लेख है, जिसकी समता गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से स्थापित की जाती है। इन लेखों के आधार पर गुप्तों को क्षत्रिय स्वीकारा गया है। एक तर्क यह भी है कि लिच्छवियों को क्षत्रिय माना गया है तथा गुप्त एवं लिच्छवियों में वैवाहिक संबंध थे, इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि गुप्त लोग क्षत्रिय रहे होंगे। परंतु यह तर्क गुप्तों को क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जावा से प्राप्त तंत्रिका मंदक नामक रचना का काल मध्यकाल है, अतः इस रचना को गुप्त शासक के जाति निर्धारण में सहायक नहीं माना जा सकता। पंचोब से प्राप्त लेख में गुप्त वंश का तो उल्लेख है, परंतु यदि यह गुप्त वंश चक्रवर्ती गुप्त शासकों का वंश होता तो निश्चित ही इस लेख में प्रतापी गुप्त शासकों के नाम प्राप्त होते। सिरपुर अभिलेख के चंद्रगुप्त की परंपरा गुप्त वंश की परंपरा से अलग थी, इसलिए यह आधार गुप्तों को क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए निर्बल है। जहाँ तक प्रश्न लिच्छवियों के क्षत्रिय होने का है, इस विषय पर विद्वानों में मतैक्यता नहीं है। पाली ग्रंथ लिच्छवियों को क्षत्रिय तथा मनुप्रात्य कहते हैं। ऐसी संभावना हो सकती है कि उनकी शक्ति के कारण क्षत्रिय रूप में उनकी स्वीकार्यता हो गई हो। यदि लिच्छवी क्षत्रिय होते भी तो भी लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध के आधार पर गुप्तों को क्षत्रिय मानना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि अनुलोम विवाह शास्त्र संगत है। इसमें कन्या का विवाह उसके पिता के वर्ण से उच्च वर्ण में हो सकता है। कुछ विद्वान इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। कुछ विद्वानों का संबंध ब्राह्मण धर्म से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में उल्लेखित धारण गोत्र उसके पिता का गोत्र था, क्योंकि उसका पिता रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। धारण गोत्र स्कंद पुराण में वर्णित ब्राह्मणों के 24 गोत्रों में 12वां है। हेमचंद्र राय चौधरी महोदय का विचार है कि गुप्त लोग कालिदास कृत मालविक अग्निमित्रम में वर्णित अग्निमित्र के प्रधान महिषी धारिणी के वंशज थे, परंतु इस तर्क के पक्ष में सबल प्रमाणों की उपलब्धता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह गोत्र प्रभावती गुप्ता के पिता का न होकर उसके पुरोहित का है, परंतु पुरोहित को गोत्र ब्राह्मण नहीं धारण करते। स्त्री तथा वैश्य अपने पुरोहित का गोत्र धारण करते थे। ऐसे में यदि प्रभावती गुप्ता ब्राह्मण वर्ण की थी तो वह अपने पुरोहित का वर्ण क्यों धारण करेगी। राजा काकुत्स वर्मा के तालकुंड अभिलेख में उसकी पुत्री के गुप्त काल विवाह का विवरण प्राप्त होता है। कदम वंशीय लोगों का गोत्र मानक भी था तथा इस वंश का वैवाहिक संबंध वाकाटक एवं गंग सदृश ब्राह्मण कुल में हुआ था। ब्राह्मणेतर कुल में इस वंश के वैवाहिक संबंध के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। ऐसे में यदि गुप्त ब्राह्मण वर्ग के नहीं होते तो कदम वंशीय द्विजोत्तम ब्राह्मण शास्त्रोल्लंघन कर प्रतिलोम विवाह क्यों करते। किंतु जैसा कि मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ने स्पष्ट किया है, केवल क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के लोग ही अपने पुरोहित का गोत्र धारण करते थे, न कि ब्राह्मण। प्रभावती गुप्ता चूंकि ब्राह्मण वर्ग की थी,
अतः उसके द्वारा अपने पुरोहित के गोत्र को धारण किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। किसी प्रारंभिक गुप्त शासक ने कदम नरेश काकोत्स वर्मा की पुत्री से विवाह किया था। इसकी जानकारी शांति वर्मा के तालकुंड अभिलेख से मिलती है। गुप्त शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह भी ब्राह्मणों के साथ किया था, जैसे गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। बालादित्य एवं भानुगुप्त ने भी अपनी बहनों का विवाह ब्राह्मण से किया था। भानुगुप्त वही है जिसका एरन अभिलेख मिलता है, जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गुप्त शासक ब्राह्मण जाति के थे। श्री राम गोयल कहते हैं कि यद्यपि अभिलेखों में क्षत्रिय शासकों के गुप्तों से संबंध का वर्णन मिलता है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि गुप्त भी क्षत्रिय ही थे। इसी प्रकार गुप्तों की विवाह संधियों से मात्र इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि गुप्त क्षत्रिय निम्न वर्ण के नहीं थे। इससे उनके वेश या शूद्र होने की संभावना तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, परंतु उनके ब्राह्मण होने की संभावना बढ़ जाती है। उनका यह भी कहना है कि स्कंद पुराण में धर्मारण्य प्रदेश अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर में रहने वाले धारण गोत्रीय ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। चूँकि गुप्त भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे एवं उनका गोत्र धारण था, अतः वे ब्राह्मण थे। इस प्रकार हम विभिन्न मतों की समीक्षा करने के बाद सिर्फ यही कह सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्ग का इन्हें बताने की कोशिश की है, किंतु फिर भी सर्वमान्य रूप से इन्हें ब्राह्मण ही कहा जाता है। धन्यवाद।